हुई हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो कि आपके पहले एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर आ चुका है। अलोरा केव्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों अलोरा केव्स के बारे में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जैसा कि आपको मालूम है। कहां पर है? औरंगाबाद के अंदर है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और यहां पे 3 जो है धर्मों के बारे में जो केव्स बनी हुई है ना, वो किसके ऊपर बनी हुई है? 3 धर्मों के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। पेपर के अंदर ये भी पूछते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है हिंदुइज्म के ऊपर है, एक यहाँ पे बुद्धिज्म के ऊपर है, और साथ में यहाँ पे जैनिज्म पे है। क्योंकि दोस्तों जो अजंता है वो सिर्फ बुद्धिज्म के ऊपर डिपेंड है, मतलब जो बुद्धिज्म के ऊपर बनी हुई है, ओके। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपकी जो अलोरा गुफाएं हैं वो 3 धर्मों के ऊपर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समझ गए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था, ओके। बोला जाता है दोस्तों कि 600 से 1000 जो एडी है उस टाइम पे जो है इसको बनाया गया है, यानी कि आज से 1000-1500 साल पहले जो है इसको बनाया गया था। और कैलाश टेम्पल भी यहाँ पे बहुत फेमस है दोस्तों। कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर भी यहाँ पे बहुत फेमस है। पेपर में पूछते हैं कैलाश मंदिर कहां पर है, तो ये भी यहीं पर ही है जो कि शिव भगवान को डेडिकेटेड है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था। और हिंदू और जो बुद्धिस्ट केव थे वो यादव डायनेस्टी का भी उनके अंदर कंट्रीब्यूशन था, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान रखेंगे। नियर बाय 100-150 किलोमीटर है अजंता केव से, पास में ये दोनों की दोनों 50-100 किलोमीटर का दोनों के बीच में गैप है। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पे कितने सारे सवाल बनते हैं आपसे। एक तो ये वाला, एक कौन से धर्मों पे है, दूसरा तीसरा कहां पर है, चौथा यहाँ पे मंदिर को लेकर, 5वां यहाँ पे कब बनाया गया, समझ गए। तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि इससे बनते हैं। अब अलोरा केव से रिलेटेड कुछ भी अगर एग्जाम में आएगा ना तो आपसे बिल्कुल भी जो है गलत नहीं होगा आपका, समझ गए, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि आपका अगला सवाल है। ये देखिए, ये है कुछ इस तरीके की आपको अजंता अलोरा केव्स है जो कि देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन नकारात्मक बनने वाला पहला देश बन गया है? यहां पे कार्बन नेगेटिव, यानी कि वहां पे दोस्तों क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ नहीं रहा है, पोल्यूशन को कम कर रहे हैं वो लोग। कौन सा ऐसा देश है? जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करिए, आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही है, यहाँ पे भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब है। भूटान दोस्तों काफी जबरदस्त देश है जो कि यहाँ पे जीडीपी यानी कि बिजनेस के बिहाफ के ऊपर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं देखता है, हैप्पीनेस के बिहाफ के ऊपर ये अपनी डेवलपमेंट है जो कि मेजर करता है, जहां पे होता है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, समझ गए, इसके ऊपर ये काम करता है। लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू इसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते हैं। और यहाँ की करेंसी मुद्रा क्या है? नेगलथ्रम, नेगलथ्रम है जो कि यहाँ पे मुद्रा है जो कि चलती है, समझ गए, नेगलथ्रम। और ये कितने के बराबर है? 1 रुपया और 1 नेगलथ्रम दोनों बराबर है ना। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी से मीटिंग भी हुई थी और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है लॉटे टैशरिंग, टैशरिंग करके यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चलती है यहाँ पे? डोजोंगा, डोजोंगा है जो कि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि चलती है। तो ये सारे अपने आप में सवाल है, एक सवाल ये, दूसरा प्रधानमंत्री का, तीसरा यहाँ पे कैपिटल का, चौथा यहाँ पे इसकी मुद्रा को लेकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, भूटान इज द ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे फॉरेस्ट इन्होंने काफी अच्छा है, 50% से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्या करते हैं? तटीय रेखा से साझा करते हैं, तटीय जो है ना वो साझा करते हैं। कोस्टल, कितने कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए। देखो भारत का मैप आपको पता होना चाहिए,
जल्दी से आंसर करिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए 9 राज्य जो है ना, जो कि हमारे क्या करते हैं, तटीय रेखा को साझा करते हैं। आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। ये देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2, 1 गोवा, 3 4 5 केरला, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्रा हो गया, 8 उड़ीसा और 1 हो गया वेस्ट बंगाल। समझ गए? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात? इसके अलावा अगर हमारे यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी 2 तो दमन एंड दीव हो गई, एक आपका यहाँ पे पुडुचेरी हो गया, 3 हो गए, और एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप हो गया, जो कि पानी से ही है ना। तो इस तरीके से सबसे लंबी बॉर्डर किसकी है? तटीय एरिया गुजरात का सबसे लंबा तटीय एरिया है। समझ गए? 1200 किलोमीटर के आसपास है। फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। कोस्टल लाइन लेंथ। अगला सवाल, 2023 विश्व कप का कहां पर आयोजित किया जाएगा? 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों कहां पे आयोजित किया जाएगा? जल्दी से आंसर करो भाई, और वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। मोनिका जो है वो गैस मार रही है। अरे भाई तुक्के मत मारो, गैस करना बंद करो, थोड़ा मैप के थ्रू देखो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया आलोक कुमार को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यार। आंसर क्या है? 9 और 5 हो गया ना आंसर यार। 9 तो राज्य है, 5 यूनियन टेरिटरी है, ये आंसर हो गया। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा दोस्तों? इंडिया के अंदर कराया जाएगा। ये ओडीआई वर्ल्ड कप है, समझ गए? और 2020 का T20 जो वर्ल्ड कप होगा ना क्रिकेट का, ये कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोनों बातें को ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। अगला सवाल, चेक की वैधता समय क्या है? कितने टाइम तक जो चेक है वो वैलिड रहता है? जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी से आंसर करो। चेक की वैधता जो है वो कितने टाइम की होती है? बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 महीने आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो 3 महीने तक क्या होती है? चेक की वैधता होती है। भारत का पहला बैंक कौन सा है? आपके एनटीपीसी के अंदर बैंक का भी सवाल एक आधी आता है दोस्तों, पहले के पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा, और जीके के सवाल ज्यादा है तो एक आधी बैंक का सवाल तो आना ही आना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि बैंक से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि 1970 में पहला जो है वो कौन सा आया था? हमारे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये हमारे देश का पहला बैंक था, समझ गए? ठीक है, 1770, हाँ 19 नहीं है, 1770 है, वो मैंने गलत बोल दिया। 1770 के अंदर जो है पहला बैंक है जो कि आया था। सेकेंड बैंक था दोस्तों जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जो बैंक है इसकी शुरुआत हुई थी 1786 के अंदर। कई जगह पे आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान की भी जो डेट है ना वो आगे पीछे मिलेगी 5-10 साल, तो वो मैनेज कर लेना। ज्यादातर सोर्सेज में 1770 ही है दोस्तों, लेकिन कई जगह पे जो है कई लोगों ने 1780 कर रखा है, कई लोगों ने क्या कर रखा है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। 1770 अगर आप याद रखोगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अभी तक जो सबसे पुराना बैंक है जो कि अभी भी चल रहा है, ये सारे बैंक तो बंद हो गए। ओल्डेस्ट बैंक जो अभी भी रनिंग के अंदर है वो कौन सा बैंक है? वो है आपका एसबीआई। एसबीआई में क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि एसबीआई आपको मालूम है 3 बैंकों से मिलके बना था, 3 बैंकों से। ठीक है, कौन कौन से था? बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक मिलके बने थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बाद में क्या बना? एसबीआई बना। तो बात तो एक ही है। तो बैंक ऑफ कैलकाटा की जो शुरुआत है ना वो 1806 के अंदर हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, समझ गए? तो ये सारे बैंक थे। तो बाद में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने, फिर बाद में ये एसबीआई बन गया। ठीक है, समझ गए? पहला भारतीय बैंक जो कि भारतीय कैपिटल के थ्रू, इंडियन इन्वेस्टमेंट के थ्रू बना था। पहला भारतीय बैंक जिसके अंदर भारतीय इन्वेस्टमेंट हुआ था, भारतीय इन्वेस्टमेंट के द्वारा यानी कि भारतीय लोगों द्वारा स्टार्ट किया गया, वो कौन सा था दोस्तों? वो था पीएनबी बैंक। समझ गए? आज तो हालत बड़े खराब है लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय थे जो कि पीएनबी बैंक के फाउंडर थे। ओके,
पहला इंडियन कमर्शियल बैंक पूछा जाए जो कि भारतीय द्वारा मैनेज किया गया, पहला इंडियन कमर्शियल बैंक जो कि इंडियन के द्वारा मैनेज किया गया, कौन सा बैंक था दोस्तों? ये आपका था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए? सीबीआई से याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ बातें और भी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, जैसे कि दोस्तों पहली बार क्रेडिट कार्ड जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, समझ गए? और पहली बार एटीएम कौन सा बैंक लेके आया? HSBC जो कि एटीएम लेके आया पहली बार। ओके, तो इस तरीके से, तो बाकी इतनी डिटेल में मत जाओ, ये मैंने आपके लिए लिख दिए वैसे, लेकिन फिर भी आपको पहला बैंक जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला, ये इंपॉर्टेंट है, कैनरा बैंक है ना? आधार बेस्ड एटीएम लेके आने वाला DCB बैंक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप रीडिंग करोगे तो ध्यान रहेगा। नाइट्रोजन का प्रतिशत हवा में कितना होता है? अगला सवाल है नाइट्रोजन को लेकर, काफी सारे बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये सवाल है जो कि आ चुका है। चलिए अगला सवाल दीजिए, बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दो अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो। देखो दोस्तों, आपको एक सिंपल सी बात है जो कि ध्यान रखनी होती है ना? मैं कई बार बस बोल चुका हूं, NOAC, ये वर्ड याद है, लाइन याद है आपको? N का मतलब होता है नाइट्रोजन जो कि सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद है आपका ऑक्सीजन, उसके बाद है आपका आर्गन, और उसके बाद है आपका, ठीक है, CO2। तो यहाँ पे 78% तो आपका नाइट्रोजन है। ये देखो 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया 20.95, एक्चुअली में 21% के समवेयर आप इसको बोल सकते हो। फिर है आर्गन और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इतना याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम के अंदर जो है ऑर्डर भी पूछते हैं, बताइए कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, तो इसलिए NOAC से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्रिप्टॉन है, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, ओके, ठीक है, KHHN, ओके, ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं। 1989 में सचिन ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, तब विरोधी टीम कौन सी थी? तो सचिन का पहले मैच के बारे में सवाल है जो कि आपके एग्जाम में NTPC के अंदर पिछली बार 2017 के अंदर जो है ये सवाल पूछा गया था। जनवरी के अंदर जब आपका पेपर हुआ था ना, तब ये पूछा गया था। जल्दी से बताइए। बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर है जो कि इनको कहते हैं दोस्तों। और 1989 से लेकर इनका जो करियर है ना, ठीक है, 1989 से लेकर 2013 इतना लंबा करियर है जो कि इनका चला था। ओके, नियर बाय 24 साल है जो कि इन्होंने क्रिकेट खेला था। टेस्ट में इन्होंने डेब्यू किया था, वो कब किया था दोस्तों? पाकिस्तान के खिलाफ किया था। टेस्ट का जो इनका डेब्यू था वो पाकिस्तान के खिलाफ था। ODI के अंदर जो डेब्यू था वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही था, समझ गए? जो इन्होंने ODI अगर पेपर में आए या फिर टेस्ट मैच पेपर में आए ना, तो दोनों मैच जो है इन्होंने पहले अपने जो खेले थे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही खेले थे। यहां तक कि लास्ट जो ODI मैच था वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही था 2012 के अंदर, समझ गए? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, और टेस्ट मैचेस कितने खेले? 200 टेस्ट मैच खेले, 15,900 समथिंग रन है जो कि इन्होंने बनाए। इसमें 51 शतक इनके हैं, जिसमें से 248 इनका टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर है। ODI की बात करें तो ODI के अंदर इनके जो मैचेस है वो कोई 460 के आसपास कोई मैचेस है। मेरे को जो प्रॉपरली जो है इतना एग्जैक्ट नहीं याद नहीं है, लेकिन 463 या ऐसे कुछ इनके ODI मैचेस है टोटल, जिनके अंदर इनके जो रन है वो कितने 18,000 समथिंग इनके रन है। और जिसमें 51 सेंचुरी तो इनकी टेस्ट मैचेस में है और 49 सेंचुरी जो है वो इनकी ODI में है। इस तरीके से टोटल सेंचुरी जो है वो कितनी इनकी 100 हो जाती है, समझ गए? और हाईएस्ट आपको मालूम है 200 रन इन्होंने टॉप स्कोर है जो कि ODI के अंदर भी बना रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इतनी बात अगर आपको सचिन के बारे में ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेइंग इट माई वे, ओके, मजूमदार और सचिन के द्वारा किताब आपको मालूम ही होगी। वो ये पहला टेस्ट मैच है 1989 का, 1989 का पाकिस्तान टूर, अजरुद्दीन, कपिल देव, सचिन। आपने पिक्चर देखी होगी इनकी जो डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी थी, ओके, तो वो भी काफी अच्छी थी। शिमला समझौता दोस्तों यहां पे कब हुआ था? कौन से साल में किया गया?
कौन से साल में शिमला समझौता जो है अभी काफी मुद्दे के अंदर था, और ये सवाल आपके पहले एनटीपीसी के अंदर पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, शिमला समझौते का 1972 के अंदर दोस्तों यहां पे कौन थी, इंदिरा गांधी, आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी, और साथ में यहां पे कौन थे, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में 2 जुलाई 1970 को इस एग्रीमेंट को कराया गया था। और दोनों ने बोला था कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर एलओसी पे जहां पे हमारी जो बॉर्डर है वहीं पर ही हम लोग रहेंगे, सीज फायर जो है वहां पे उसको सीज फायर वाले जो है कर दिया गया था, दोनों साइड अपनी अपनी जगह पे रहेगी और एक दूसरे की बाउंड्री के अंदर नहीं घुसेगी। इस चीज को लेकर शिमला एग्रीमेंट है जो कि किया गया था। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट और बाद में जो प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। अगला सवाल, शनि पर कौन सी गैस पाई जाती है, शनि पे बताइए, यानी कि सैटर्न के ऊपर दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है ये आपको बताना है। और सैटर्न के बारे में बात करूं दोस्तों तो वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 गैस है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं जो कि पाई जाती है। देखिए दोस्तों, सैटर्न सबसे दूर ऐसा प्लेनेट है जो कि हम है ना अनएडेड आई से भी देख सकते हैं। गैलीलियो वो पहले आदमी थे जिन्होंने सैटर्न को उनके टेलीस्कोप के माध्यम से 1610 के अंदर देखा था, लेकिन टेलीस्कोप इतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी कि उनको जो सैटर्न के रिंग्स है ना वो भी नजर आए, तो रिंग्स के बारे में पता नहीं लगा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो मैं आपको जूम कर देता हूं। हाइड्रोजन है 96% और हीलियम है 3.25%, बाकी मीथेन और अमोनिया। ठीक है, ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ से जो है वो ग्रेविटी यहाँ पे कितनी है, ये देखो नजर आ गया अभी सभी को, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी है 1.1% है, ज्यादा है किससे, अर्थ से, समझ गए, 1.1 जो है ग्रेविटी है अर्थ से। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, बाकी तो कुछ ज्यादा आपके पेपर के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के गैर नागरिक को भी कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है, बताइए भाई। अगर कोई भारत का सिटीजन नहीं है तो भी उसको अधिकार है जो कि कुछ दिए जाते हैं। कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं भाई, जल्दी से बताओ। देखो दोस्तों, आर्टिकल 21 एक ऐसा प्रावधान है जो कि हमारे विदेशी जो लोग हैं उनको भी दिया जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अरे भाई, जीने का अधिकार तो दोगे कि नहीं दोगे, जीने का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना, तो जीने का अधिकार तो सबको मिलता है, इसलिए इनको भी मिलता है। समझ गए, काफी सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 किस महीने में आयोजित किया गया था, 1931 का। यही ऐसा था जिसके अंदर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, मालूम है ना, गांधी जी ने सेकंड वाले में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए सेकंड वाला पेपर में ज्यादा आता है। या देखो दोस्तों, मैंने आपको हिस्ट्री जो है वो करवा रखी है पूरी, आरआरबी जेई की जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का बजट हो गया, ये सब मैंने आपको इसी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट के अंदर करवा रखा है। नहीं देखा है तो देख लेना। उसके बाद आपके लिए सवाल जो है ना, ये जो मैं पूछ रहा हूं ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा कोर्स करा रखा है आपको एनटीपीसी का। ये तो यूट्यूब पे बता रहा हूं मैं आपको प्लस के अंदर भी मैंने कंप्लीट कोर्स भी कराया है, अभी क्रैश कोर्स कराया है। क्रैश कोर्स खत्म होने वाला है 2-3 दिन के अंदर वहां पे, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया, साथ में करंट अफेयर भी कराया वहां पे। तो 2-3 दिन के अंदर अगर आप एनरोल कर लोगे तो पूरा कोर्स आपको क्रैश कोर्स का मिल जाएगा, वरना ये निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं मिलेगा। फिर वापस मुझे कोई मत बोलना कि सर हमारा छूट गया, प्लस के अंदर क्रैश कोर्स कराओ। 2-3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये वीडियो वहां से चले जाएंगे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो सितंबर में इसको करवाया गया था। ये देखिए दोस्तों, पहली बार जो हुआ था वो नवंबर, ठीक है, 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था, जो कि मैकडोनाल्ड जो है वहां पे कौन था जिसने इसको चेयर किया था। सेकंड जो हुआ था वो सितंबर दिसंबर हुआ था 1931 के अंदर, समझ गए। और इस टाइम पे जो वहां की लेबर पार्टी थी वो गिर गई थी। ओके, तीसरे की बात करें तो कि नवंबर से दिसंबर 1932 में कराया गया था। उस टाइम पे सैम्यूल करके था जो किसने इसको सुपरवाइज किया था। तीनों के बारे में टाइम ध्यान रखिए, पेपर में सवाल है जो कि पूछते हैं। चलिए अगला सवाल, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, जल्दी से बताइए। 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कौन थे, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड किया गया है आर्टिकल 51A के अंदर। क्या ऐड करे गए,
हमारे मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A के अंदर है। उस टाइम पे दोस्तों 10 ऐड करे गए थे, टोटल 10 थे उस टाइम पे। फिर 11वां जो ऐड किया गया वो कौन सा था? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है वो ऐड किया गया कि भाई 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। समझ गए? तो टोटल कितने हो गए? 11 हमारे मौलिक अधिकार है जो कि हो गए। ये देखिए पूरे के पूरे 11 मौलिक अधिकार। ये 10 है, इसके अंदर एक जो 11वां ऐड करोगे वो कौन सा करोगे? शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन जो है, उसको आप ऐड करोगे। समझ गए मेरी बात? ये कई सारे बच्चे हैं जो कि देखो यार क्या कर रहे हो यार, 14 आंसर कर रहे हैं। सुजाता, निशा सिंह, अभिलाषा वर्मा, यार क्या हो गया लड़कियों को? ये सारे लड़कियों के आंसर गलत कैसे आ रहे हैं? एक शैलेंद्र प्रताप सिंह है, उसने भी 12 आंसर लगा दिया है। यार ऐसे बच्चों वाले सवाल गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? 50 बार बता चुका हूं, इतनी बार पढ़ा चुका हूं, उसके बाद में भी अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? एक बात बताओ मुझे। ठीक है, मतलब इतनी बार बता चुका हूं। कौन से देश से जो है हमने इसको लिया है? कौन से देश से हमने बोरो करें दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है? यूएसएसआर से। कहां से? यूएसएसआर, जो कि अभी रशिया है, उससे हमने बोरो किया था। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई यार, पार्ट 4 जो हमारा ए है उसके अंदर भी है। पार्ट जो है ना हमारा 4 ए, उसके अंदर भी जो है मेंशन करा हुआ है डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। ध्यान रखा करो, पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और क्या सवाल बन सकते हैं इसमें से? अभी देखो सवाल देखो, कौन से पार्ट के अंदर है? पार्ट 4 में पहला सवाल। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया? तो ये दूसरा सवाल। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से साल में इसको लाया गया? 1976 के अंदर, तीसरा सवाल। समझ गए? कितनी टोटल है? ये चौथा सवाल। कौन से आर्टिकल में डाला गया है? ये 5वां सवाल। 51A के अंदर डाला गया है। ओके, कौन से देश से लिया गया है? ये 6ठा सवाल। लास्ट पहली बार जब डाला गया था तब कितने थे टोटल? ये 7वां सवाल। टोटल 10 थे। अभी कितने हैं? 11 है। और 11वां जो था वो कौन सा था? ये देखो 9वां सवाल। तो कितने सारे पेपर के अंदर सवाल है जो कि इसमें से बनते हैं। आप इन चीजों को मिस करते हो तो वहां पे गलत हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे चले दोस्तों अगले सवाल की तरफ। काफी टाइम हो चुका है। शिप्रा मैम की क्लास है क्या आज? चल रही है? शिप्रा मैम की क्लास भी चल रही है, तो अभी जल्दी से खत्म करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज दोस्तों किसको? सरदार पटेल को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन का नाम बताइए जिसमें ओसामा बिन लादेन को पकड़ने और उसकी मृत्यु हुई थी। कौन सा ऑपरेशन किया गया था? उसका नाम क्या था? ओसामा बिन लादेन। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ, ऑपरेशन क्या था उसका? ऑपरेशन स्पेयर था, जिससे ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था। ऑपरेशन स्पेयर। ठीक है, ये देखो इतने सारे एक सोल्जर के पास में हथियार थे जिससे ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया। भारत में गृह शासन आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत भारत में एनी बेसेंट ने करी थी। ओके, एनी बेसेंट के द्वारा करी गई। झेलम चिनाब किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करो। इतने मुश्किल सवाल नहीं है, बच्चों वाले सवाल है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये सिंधु नदी है जो कि कहां से आ रही है? आपके मानसरोवर से, यानी कि तिब्बत से। अगली कौन सी है? झेलम है। ये देखो झेलम। झेलम कहां से? जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से। आगे बात करें झेलम के बाद चिनाब। चिनाब कहां से आ रही है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहां से? हिमाचल प्रदेश में बारालाचला पास से। बारालाचला जो पास है वहां से। उसके बाद बात करें चिनाब के बाद, ये देखो रावी नदी। रावी कहां से? ये भी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कहां से? चंबा से, चंबा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है आपकी ब्यास नदी। ये देखो ब्यास नदी भी कहां पे? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कहां पे? रोहतांग पास से स्टार्ट होती है। रोहतांग पास, समझ गए? और उसके बाद में यहां पे सतलज नदी है। देखो सतलज, ये रही सतलज की बात करें तो सतलज कहां से होती है? ये भी तिब्बत से होती है, मानसरोवर से, कैलाश, माउंट कैलाश से। समझ गए? तो ये कहां से स्टार्ट होती है? ध्यान रखिएगा। सब जाके कराची में जाके इंडस में मिल जाती है
ओके, और ये दोनों नदी जो है आपका आंसर हो जाएगा झेलम चिनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सब इंडस की है। समझ गए, जो ये आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, आईएनएस विक्रांत किस वर्ष में वित्तगिट हुआ था, डीकमीशन। मुझे पता है बच्चों का आंसर नहीं पता होगा आईएनएस विक्रांत के बारे में। 1997 के अंदर जो है इसको डीकमीशन किया गया था। ये देखिए आईएनएस विक्रांत है। अगला सवाल, आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया। आर्यभट्ट हमारी पहली सैटेलाइट, इसको 1975 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये देखिए 360 किलो की थी, समझ गए। और इसके में क्या किया गया था, एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, सोलर फिजिक्स, इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए थे। ओके, समझ गए। तो ये भारत की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च था और रशिया की मदद से इसको किया गया था।